गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब चेक करना यस सर आ रही है। कैसी चल रही है पढ़ाई। ठीक चल रही है। हाँ यस सर। समझ में आता है क्या। यस सर बहुत अच्छे से। बढ़िया बढ़िया। तो आप मुझे बताएं कि लोकतंत्र और राजतंत्र में जनता का शासन कौन सा होता है। लोकतंत्र। लोकतंत्र। और राजतंत्र में किसका शासन होता है। राजा का। राजा का शासन होता है। बहुत बढ़िया बात। ठीक है। और कुलीन तंत्र में कुछ लोगों का। कुछ लोगों का। और वो लोग कौन से। अमीर। ठीक है ना। आज पढ़ते हैं अपन लोकतंत्र की कमियां या दोष। लोकतंत्र की कमियां या दोष। कल गुण पढ़ लिए थे ना। यस सर। आज का सवाल है लोकतंत्र की कमियां। लोकतंत्र की कमियां या कमी। ठीक है। इसे दोष भी कह सकते हैं। दोष। अब आप देखें इसमें पहला दोष तो देखो कि व्यक्ति के प्रति भ्रांतियां हैं। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है ना। बहुत सारे दोष हैं। पहला देखते हैं हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। देखो ये क्या होता है। बुद्धिजीवी वर्ग का मतलब हुआ कि वह वर्ग जो क्या है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वह वर्ग जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है वो क्या नहीं जाता है मतदान करने नहीं जाता है। क्या नहीं जाता है मतदान करने नहीं जाता है। और ऐसे में जब मतदान करने नहीं जाएगा तो सरकार से उम्मीद हम नहीं रख सकते कि सरकार किस प्रकार की बनेगी। हम वादे तो बहुत करते हैं। हम सवाल तो बहुत उठाते हैं कि सरकार ऐसी होनी चाहिए सरकार वैसी होनी चाहिए। लेकिन जब हम खुद वोट देने ही नहीं जाते तो सरकार से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। और सरकार से किस प्रकार की बात हम सोच सकते हैं। सरकार से किस प्रकार की बात हम कर सकते हैं। तो इसमें सवाल क्या उठा कि बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता की यदि हम बात करें तो मतदान करने के लिए ये लोग जाते नहीं है। ऐसे में जो सरकार होती है वो सरकार अच्छी होगी या नहीं ये बात कही नहीं जा सकती है कि नहीं है। क्योंकि इसमें कौन लोग जा रहे हैं केवल वे ही लोग जा रहे हैं जो उचित निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग जाते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। कौन से लोग जाते हैं कम पढ़े लिखे। तो उसमें होगा क्या कि कम पढ़े लिखे लोग अच्छा निर्णय कर पाएंगे क्या नहीं। है कि नहीं। कम पढ़े लिखे लोग अच्छा निर्णय नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेवा नहीं कर सकते। सेवा तो कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि नेता बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चुनने में दिक्कत है। हम सही आदमी के गुणों को पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। उसका बैकग्राउंड जानते कि नहीं जानते। चुनाव क्या है कैसे होता है ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ऐसे में जो इंटेलिजेंट लोग हैं जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं वो चुनाव से क्या बना लेते हैं दूरी बना लेते हैं। और ये लोकतंत्र के लिए क्या है घातक है। बताओ पहली कमी में क्या दिक्कत आई। बुद्धिजीवियों का चुनाव से दूर होना कहीं ना कहीं क्या हो जाता है नुकसानदायक हो जाता है। दूसरा बिंदु देखें आप। छोटे क्षेत्र के लिए छोटे
क्षेत्रों के लिए यह व्यवस्था अच्छी होती है। छोटे क्षेत्रों के लिए यह व्यवस्था क्या होती है? अच्छी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बड़े देशों में कोई प्रशासन की बात करनी है, बड़े देशों में जैसे भारत है, चाइना है, ब्राजील है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसिया है, ऐसे देशों में यदि व्यवस्था करनी है हमें मतदान की, तो यहाँ लोकतंत्र अच्छी चीज नहीं है। क्यों नहीं है? देखो कैसे। इसमें सबसे पहले तो क्या होता है? निर्वाचन आयोग। पढ़ा था हमने, पहला निर्वाचन आयोग कब बना था? नहीं, 1950 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग बनाओ। फिर निर्वाचन आयोग क्या बनाएगा? मतदाता सूची बनाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो क्या कर सकता है, मतदान, उसकी डिटेल लेगा, उसका विवरण लेगा। देखो कितना महाभारत का काम है इतने बड़े देश में, है कि नहीं है? ये कौन है? कार ओडियो। बेटा नाम लिखो अपना। ये कार ओडियो है ना, ये नाम लिखो अपना। कौन है? नहीं, मैं इसको यहां से हटा दूंगा। आवाज आ रही है? हाँ, अपना नाम लिखो। जब भी आप जुड़े अपना नाम लिखना है। ठीक है। मतदान का विवरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मतदाता सूची बनाना, प्रत्येक व्यक्ति के घर जाना, उसके पिताजी का नाम लेना, उसकी उम्र की डिटेल लेना, है ना, वो सारी डिटेल कलेक्ट करना, एड्रेस लेना, वो बड़ा महाभारत का काम है। और उसमें सही डाटा फिर आगे बढ़ाना, ये उससे भी ज्यादा पेचीदा काम है। नहीं तो होता क्या है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। किसी के पेरेंट्स किसके साथ जुड़ जाते हैं, किसी का नाम किसी के साथ, किसी का भाई किसी का बहन, है ना, उल्टा पुल्टा डाटा यहाँ पर हो जाता है। तो निर्वाचन आयोग की यदि हम बात करें तो 1950 में बना। इसके सुकुमार अध्यक्ष थे। मतदाता सूची बनाना और उसके विवरण को एकत्रित करना, ये बड़ा काम है। फिर इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। चुनाव की प्रक्रिया, इसमें क्या क्या होता है? जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको ड्यूटी पर लगाना। आप सोच के देखो कितने बड़े क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी होते हैं, है ना, इन सबको चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाता है, इधर से उधर, इधर से उधर। तो आप सोचो कितना पैसा खर्च होता होगा, है ना। और पैसा तो है ही, प्लस संसाधन कितने यूज होते होंगे, कितना डीजल लगता होगा, कितनी गाड़ियां लगती होंगी, कितना सरकार को पैसा देना होता होगा। तो ये भी एक बड़ा पेचीदा काम है। उसके बाद चुनाव प्रचार। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है वो कहाँ होता है? चुनाव प्रचार में ही होता है। और ये खर्चा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव प्रचार के खर्चे के कारण कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। तो ये चुनाव का खर्चा भी एक बड़ी महामारी के रूप में उभर रहा है। और फिर उसके बाद भ्रष्टाचार, अपराध, ये सब भी बढ़ते हैं। तो आप सोचो इस चुनाव के लिए इतनी व्यवस्थाएं बड़े क्षेत्र में अगर करनी है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। और ये बड़े क्षेत्र में ही ज्यादा होती है। छोटा क्षेत्र अगर होगा, छोटा अगर देश होगा, तो निर्वाचन आयोग आराम से बन जाएगा, मतदाता सूची बहुत आसानी से बन जाएगी, चुनाव की प्रक्रिया बहुत आसानी से होगी, भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, अपराध को रोका जा सकता है, चुनाव की मॉनिटरिंग की जा सकती है, पैसे खर्च हो उस पर पूरी मॉनिटरिंग की जा सकती है, और बहुत आसानी से चुनाव हम कंडक्ट करवा सकते हैं। है कि नहीं? बताओ क्या दिक्कत है इसमें?
इन दो बातों में क्या दिक्कत आई? इन दो बातों में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। तीसरा देखो, तीसरा है अन्य साधन, अन्य साधन की सहायता। ये कौन कौन से हैं? भय, लालच, शराब आदि। आप जानते हैं चुनाव प्रचार के दौरान बहुत से अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लालच दिया जाता है, शराब आदि सर्व की जाती है ना, बांटी जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, चुनाव के लिए हमारे देश में क्या है, खतरा है। कहीं ना कहीं चुनाव को इससे क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इन पर रोक लगानी चाहिए। ये भी एक बड़ी समस्या है भारत में। देखो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इससे अयोग्य व्यक्ति जीत कर आ जाते हैं। कौन से व्यक्ति जीत कर आ जाते हैं? अयोग्य व्यक्ति जीत कर आ जाते हैं, और ये लगातार हमारे यहाँ बढ़ रहा है। अन्य साधनों की सहायता में और अगर देखें अपन तो जातवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, ये सब भी चुनाव में क्या है, एक प्रकार से दोष पैदा कर देते हैं। अगला देखें, अयोग्य व्यक्ति भी निर्वाचित हो जाता है, हो सकता है। देखो कई बार लोकतंत्र में क्या होता है कि निर्वाचित व्यक्ति क्या है, अयोग्य होता है, वो वास्तव में नेता बनने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो नेता बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं होते अलग, है ना, विकल्प नहीं होते हैं जनता के पास, विकल्प नहीं होते हैं किसके पास? जनता के पास। जैसे एग्जाम्पल देखो, तीन व्यक्ति खड़े हुए, ए, बी और सी, और तीनों ही कैसे हैं? अपराधी तत्व हैं। कैसे हैं? अपराध से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? तीन, और तीनों ही किससे जुड़े हुए हैं? अपराध से जुड़े हुए हैं। तो आप बताओ आप किसको चुनोगे? बताओ बेटा निकिता। तीन व्यक्ति हैं और तीनों के खिलाफ ही केस दर्ज है, और तीनों ही चुनाव में खड़े हो रहे हैं। आप किसे वोट देंगे? निर्वाचन आयोग। किसको वोट देंगे? अंकुल, अनिल, आ रहा है समझ में? याद आ रहा है तो मैं शब्द भूल गई। क्या कह रही है बेटा? सर याद आ रहा है पर कुछ शब्द याद नहीं है। हाँ देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सब पर ही क्या है, अपराध है। ठीक है, अपराध साबित हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम नोटा के अलावा भी कहीं वोट दे सकते हैं। नोटा का मतलब क्या हुआ? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इस नोटा का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे में हमारे पास विकल्प बचता है कि इन्हीं में से हम चुने, और ये लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी कमी होती है कि ना चाहते हुए भी अयोग्य व्यक्ति को हमें क्या करना पड़ता है, निर्वाचित करना पड़ता है। अगला देखो, राजनीतिक दलों का दुष्प्रचार। राजनीतिक दलों का दुष्प्रचार। देखो ये क्या होता है,
अब राजनीतिक दल क्या हैं, वादे करते हैं। आप माइक बंद कर दें। राजनीतिक दल क्या करते हैं, वादे करते हैं। किससे करते हैं, जनता से करते हैं। किसमें करते हैं, घोषणा पत्र में करते हैं, है ना। अब ये भी याद रखना, घोषणा पत्र। और ये घोषणा पत्र कहाँ होता है, चुनाव में, इसीलिए इसे कहते हैं चुनावी घोषणा पत्र। चुनावी घोषणा पत्र कहते हैं। समझ में आई। चुनाव से पहले प्रत्येक पार्टी क्या करती है, घोषणा करती है। किसको लेकर, चुनाव को लेकर। इसे ही क्या कहा जाता है, चुनावी घोषणा पत्र। अंग्रेजी में कहते हैं मैनिफेस्टो। मैन्युफेस्टो, ठीक है ना। और इस मैनिफेस्टो को अगर हम देखें तो इसमें जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं किए जाते। एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, एक दूसरे पर दुष्प्रचार किया जाता है कि ये हमने किया, ऐसा हमें इतना कर दिया, उतना कर दिया, जबकि किया कुछ भी नहीं होता। तो ये दुष्प्रचार भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आसानी से चुनाव को होने नहीं देता है। तो पार्टियां क्या करती हैं, दुष्प्रचार करती हैं। कमजोर भाषा शैली। अब आपने देखा होगा कि चुनाव के अंदर नेता एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। ये निजी मामले पर पहुंच जाते हैं, धर्म के मामले पर पहुंच जाते हैं, जाति के मामले पर पहुंच जाते हैं। और इनकी जो भाषा शैली होती है वो क्या होती है, कमजोर होती है। यानी कि वो गरिमापूर्ण भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। जातवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि को बढ़ावा, आदि को बढ़ावा। जातवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि को ये क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। और ये इसके नाम पर क्या मांगते हैं, वोट मांगते हैं। किसके नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। इनको क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं और इनके आधार पर वोट बांटते हैं। जिससे क्या है, कहीं ना कहीं समस्या हमारे यहाँ आ जाती है। ये बांटने का काम करते हैं। क्या करते हैं, बांटने का। इससे क्या कमी आती है, एकता में बांटने का कमी काम। आती है, एकता में कमी आती है। और देश के लिए क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। इसमें देखो, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अगला क्या है, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। देखो, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली क्या होती है ना। ऐसी शासन प्रणाली जो जिम्मेवार ना हो। क्या नहीं हो, जिम्मेवार ना हो, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेवार। ना हो। क्या करिए बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है क्या, नहीं सर। ठीक है। तो इसमें क्या है, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में ये जिम्मेवार नहीं होती या जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं होती। जनता ने इनको किसके लिए चुना था, सेवा के लिए चुना था। किसके लिए चुना, सेवा के लिए चुना। सेवा के लिए। लेकिन जनता की ये सेवा नहीं करते। जनता जब जाती है तो उसका काम भी ये नहीं करते हैं और जनता को दर दर भटकना पड़ता है। देखा है ना, नेताजी चुनाव प्रचार करने आते हैं तब तो बड़े जोर शोर से करते हैं और जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुए नेताजी शकल ही नहीं दिखाते। होता है ना ऐसा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं होते, उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसके बाद इसको एक बार रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, लोकतंत्र के दोष पढ़ रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग इसमें क्या भाग नहीं लेता है,
वो इससे दूरी बनाकर रखता है। आप देखो बहुत सारे लोगों को आज भी हम कहते हैं कि आपको मतदान करने जाना है, तो वो क्या कहते हैं, हमारा इससे क्या फायदा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हमारे घर में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो कहीं ना कहीं वोट डालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। तो पढ़े लिखे लोग इसके प्रति क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, वो इसमें भाग लेना नहीं चाहते। छोटे क्षेत्रों के लिए यह व्यवस्था अच्छी होती है। अब देखो इसमें क्या है, भारत एक बड़ा देश है, इतने बड़े देश में चुनाव करवाना इतना आसान काम नहीं हो सकता। छोटे देश में तो आसानी से हो जाता है, आसानी से चुनाव चिन्ह दे दिए जाएंगे, प्रचार प्रसार हो जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र बन जाएंगे, आसानी से चुनाव हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े देश में चुनाव लोकतंत्र के माध्यम से करवाना बड़ा टेढ़ा काम है ना। तो तीसरा देखो, अन्य साधन की सहायता। देखो डराया जाता है, फिल्मों में देखा होगा ना आपने, नेताजी डराते हैं और वोट डलवाते हैं, तो वो भय काम करता है, डर काम करता है। फिर लालच, पैसे बांटे जाते हैं, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा आपने, है ना, हकीकत में भी होता है। शराब, है ना, ये भी एक बड़ा व्यवधान है लोकतंत्र में कि शराब के दम पर क्या मांगे जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं। अयोग्य व्यक्ति भी निर्वाचित हो सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जो वाकई लोकतंत्र के लायक नहीं है, नेता बनने लायक नहीं है, सामान्य मनुष्य भी नहीं है, ऐसे लोग भी चुनाव जीत कर आ जाते हैं और फिर ये सरकार में अपने हिसाब से नियम बनाने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी सजा को कम कर लेते हैं या सजा से बच जाते हैं। राजनीतिक दल दुष्प्रचार करते हैं, है ना। अब जो पार्टियां हैं वो वादा तो कर देती हैं, उन पर वोट भी ले लेती हैं और फिर वादा पूरा नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम कर्जा माफ कर देंगे, राजस्थान में किया क्या, नहीं। मोदी जी ने कहा था हम रोजगार दे देंगे, दिया क्या, नहीं। तो ऐसे में इनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि भाई आप अगर वादा करोगे तो आपको वो पूरा करना पड़ेगा हर हाल में। तो ऐसी स्थिति में अगर बाध्यता हो तो लोकतंत्र ज्यादा बेटर चीज है। लेकिन सभी पार्टियां, ऐसा नहीं बीजेपी कांग्रेस ही, सभी पार्टियां वादे करती हैं, वादे करने के बाद वोट ले लेती हैं और वो वादे पूरे नहीं करती हैं। फिर कमजोर भाषा शैली, गरिमापूर्ण भाषा शैली होनी चाहिए, एक सभ्य भाषा शैली होनी चाहिए, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग देखते हैं, सीखते हैं और ये आने वाले भविष्य में एक राय प्रकट करेगा, एक बेस तैयार होता है। लेकिन यदि कमजोर भाषा शैली होगी तो फिर इससे कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र की गरिमा में क्या आएगी, कमी आएगी। लोकतंत्र में क्या होता है, जातिवाद के आधार पर वोट मिलते हैं, क्षेत्रवाद, भाषावाद के आधार पर वोट लिए जाते हैं, है ना। और इनके बढ़ने से देश में एकता कमी आती है। जैसे ये गुज्जरों का मोहल्ला है, ये राजपूतों का मोहल्ला है, ये ब्राह्मणों का मोहल्ला है ना। तो वो एकजुट अगर होंगे सारे तो फिर देश बटेगा। जैसे आपस में झगड़ा होगा, है ना, आपस में जातियां लड़ेंगी, संप्रदाय, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, जैन, तो इनके आधार पर वोट तो ले लिए, संगठन तो बन गए कि जैसे मान लो हरमाड़ा घाटी से कोई ब्राह्मण व्यक्ति खड़ा हुआ और सारे ब्राह्मण एकजुट हो गए, अच्छी बात है एकजुटता, लेकिन केवल ब्राह्मण एकजुट हो रहे हैं तो वो देश के लिए खतरनाक है ना। और वो किस में बटेंगे, जाति में बटेंगे, तो इसके खिलाफ दूसरी जाति भी खड़ी होगी तो आपस में टकराव होगा जातियों में। फिर ऐसे क्षेत्र है ना कि चोमू अलग, जयपुर अलग, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, तो ये देश के लिए खतरनाक है। ऐसे ही भाषा का टकराव होता है, जैसे मराठी भाषा वाले बिहार का विरोध करते हैं, बिहारी मराठियों का विरोध करते हैं, तो फिर देश बंटना शुरू हो जाएगा, तो एकता में कमी भी आएगी। अनउत्तरदायी शासन, ये आपको ध्यान रखना है, काम की चीज है। आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड का उदाहरण, स्विट्जरलैंड नाम सुना है, स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा जिम्मेवार शासन है, स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा जिम्मेवार शासन है। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, क्या नहीं करता है, काम नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में
उस नेता को चुने जाने के बाद, चुने जाने के बाद वापस बुला लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? वापस बुला लिया जाता है। देखो कितनी बढ़िया चीज है ना। एक बार नेता चुन लिया, चुनने के बाद संसद में भी पहुंच गए, मंत्री भी बन गए, उसके बाद भी यदि उसने काम नहीं किया, किसने? नेता ने, तो उस नेता को वापस बुला लेंगे। अब आप सोचो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। इससे क्या होगा? नेता पे प्रेशर आएगा कि भैया या तो मुझे काम करना है या मुझे पद छोड़ना है, आम जनता मुझे जीने नहीं देगी। और इसे ही उत्तरदायी शासन कहते हैं। इसे कौन सी व्यवस्था कहते हैं? जिम्मेवार या उत्तरदायी शासन या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक ही बात है। बात समझ में आ रही है? सवाल आ जाए, लिख लो, सवाल लिखो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो आंसर क्या आएगा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। क्या आएगा? स्विट्जरलैंड। कैसे? अब ये पूछ ले कैसे जिम्मेवार उत्तरदायी शासन स्विट्जरलैंड कैसे है? तो वहां नेता चुनने के बाद भी उसको वापस बुला सकते हैं। अपने बुला सकते हो क्या? नो सर। अपने तो 5 साल बाद ही आएगा, या बीच में सरकार गिर जाए तो आएगा, नहीं तो चांसेज नहीं है। इसके बाद देखो, इसमें आगे बढ़ाते हैं अपने। अत्यधिक धन खर्च, अत्यधिक धन खर्च। अब ये भी हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा धन खर्च इसमें होता है। कैसे? देखो, चुनाव प्रचार के समय होता है खर्च, होता है कि नहीं होता? चुनाव प्रचार के समय क्या होता है? धन खर्च होता है, खर्चा। फिर इसमें गाड़ियां वगैरह लगती हैं, इसका भी खर्च होता है, पैसा बांटा भी जाता है ना, बहुत सारे पैसा बांटा जाता है, तो बहुत सारा पैसा इसमें खर्च होता है। ये तो किसने किया? नेता ने। अब देखो जनता क्या देती है? टैक्स। जनता क्या देती है? टैक्स। और उस टैक्स के पैसे से क्या होना चाहिए था? विकास होना चाहिए था। टैक्स के पैसे से क्या होना चाहिए था? विकास होना चाहिए था, जबकि हुआ क्या? व्यर्थ खर्च होता है वो। कैसे व्यर्थ खर्च होता है? चुनाव में बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च होता है। बताओ, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? गाड़ियां इधर से उधर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा होंगी कि नहीं होंगी? और बहुत सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, ईवीएम, बहुत सारे मतगणना, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, और इन सब में क्या लगता है? पैसा लगता है। जबकि गरीब आदमी ने क्या दिया है? टैक्स दिया है। किस लिए दिया है? विकास के लिए दिया है। और वो हम किस में खर्च कर देते हैं? व्यर्थ खर्च कर देते हैं, बहुत कम। हाँ बताओ। यस सर। हाँ, बहुत कम पैसे में भी क्या हो सकता था? ये काम हो सकता था, ऑनलाइन करवा सकते थे, और भी बहुत सारे काम हो सकते थे। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में जब हमने पैसा खर्च कर दिया, तो ये क्या है? धन का अत्यधिक खर्च या व्यर्थ खर्च है। ये भी लोकतंत्र की क्या है? एक कमी ही है कि आवश्यकता से ज्यादा हम क्या कर देते हैं? खर्चा कर देते, जो नहीं होना। खर्च। अगला देखो, उदासीनता। मतदाता क्या होता है? उदासीन होता है।
उदासीन मतदाता, ये इसकी एक बड़ी कमजोरी है। उदासीनता का मतलब क्या होता है कि मतदाता को दिलचस्पी नहीं होती चुनाव में। आप बताओ, ऐसा चाव रहता है क्या, ऐसा मोटिवेशन रहता है क्या, ऐसा उत्साह होता है क्या कि हम कल वोट देने जाएंगे, हमारे यहाँ प्रांत में वोट है और हम बड़ा सहयोग करेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? नो सर। जबकि नो सर। कि भाई घर नो में दो सर। आदमी हैं, एक वोट दे आएगा, जाए तो नहीं दे आए तो नहीं भी दे, कोई जरूरी नहीं है। तो ये किसके कारण हुआ है? मतदान व्यवस्था के कारण। किसके कारण हुआ है? मतदान व्यवस्था के कारण। हमारे यहाँ मतदान की व्यवस्था सही तरीके की नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का यदि वोट मूल्यवान होता है ना, एक एक व्यक्ति का वोट, जैसे हमारे यहाँ कौन सी पद्धति होती? आनुपातिक मत पद्धति। तो उसमें परसेंटेज ऑफ सीट होती, जितना परसेंटेज एक एक व्यक्ति का वोट मूल्य होता। ऐसा नहीं है कि सर्वाधिक मत जीत वर्तमान पद्धति में वोटों का मूल्य नहीं है, लेकिन इतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इस पद्धति में कुछ परिवर्तन करें, मतदाताओं को जागरूक करें, मतदाताओं के लिए व्यवस्था करें, या सरकार मतदाताओं को प्रेरित करने का काम करे, या निर्वाचन आयोग कुछ ऐसा करे कि मतदाता की उदासीनता में क्या है, कमी आए, और मतदाता उत्साह के साथ क्या करे, मतदान करे, तो कुछ अच्छा हो सकता है। अगला देखो, संकट काल में उचित नहीं है। संकट काल में उचित नहीं है। अब देखो क्या है संकट काल में, कैसे? जैसे मान लो किसी ने बाहर से आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? बाहर से आक्रमण कर दिया। एग्जाम्पल देखो, आक्रमण कौन करता है? अपने पाकिस्तानी करता है। पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और सरकार है अपने गठबंधन की, हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सरकार कैसी है? गठबंधन की। तो अब तो सामूहिक फैसला लेने में ही समय निकल जाएगा। सामूहिक फैसला लेने में ही क्या पूरा हो जाएगा? समय पूरा हो जाएगा। और ऐसे में देश को क्या उठाना पड़ेगा? नुकसान उठाना पड़ेगा। जबकि एक तरफा अगर काम हो, मजबूत अगर काम हो, और बहुत सारी प्रणालियों में, जैसे अमेरिका में देखें, राष्ट्रपति तुरंत फैसला लेता है, इससे क्या होता है? बहुत तगड़ा काम इसमें आसानी से हो जाता है। जल्दी से हम लोग क्या ले लेते हैं? आसानी से फैसले ले लेते हैं, और वो देश हित में होते हैं। तो इसमें क्या होता है? बाहरी आक्रमण के समय ये सही चीज नहीं है। इसमें फैसले में क्या होती है? देरी होती है। फिर देखो, शांति का समर्थक नहीं, अशांति फैलाता है। अशांति फैलाता है, या शांति का समर्थक नहीं। शांति का समर्थक नहीं। देखो कैसे राज्य क्या करता है? कुछ विशेष लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचा देता है। कुछ विशेष लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचा देता है कि नहीं? अब कुछ विशेष लोग कौन से? जैसे सरकार ने क्या बनाई? योजना बनाई। सरकार ने क्या बनाई? योजना बनाई। अब उसमें योजना में कुछ को तो लाभ क्या हो जाता है? ज्यादा, और वो भी कैसे? गलत तरीके से। आप बताओ, राशन के गेहूं आते हैं ना अपने, गवर्नमेंट गेहूं देती है ना खाद्यान्न योजना के तहत। राशन के गेहूं मिलते हैं ना खाद्यान्न योजना के तहत, खाने के लिए 2 रुपए किलो। तो वो क्या सभी को, सही लोगों को मिल रहे हैं क्या? वो लाभ उचित लोगों को मिल रहा है क्या? नहीं, वो लाभ उचित लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में होता क्या है कि पूंजीपति लोग आगे बढ़ते हैं। कौन से लोग आगे बढ़ते हैं? पूंजीपति लोग आगे बढ़ते हैं।
और पूंजीपति लोग किसको फैलाते हैं? साम्राज्यवाद को। किसको फैलाते हैं? साम्राज्यवाद को फैलाते हैं, अशांति को फैलाते हैं, गरीबी को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे गरीबी बढ़ेगी, जैसे जैसे राज्य में अशांति भी बढ़ेगी। ये बात समझ में आई क्या बेटा? कि अशांति कौन फैलाता है? लोकतंत्र का ज्यादा होना फैलाता है। क्योंकि लोकतंत्र में जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं के तहत कहीं ना कहीं कुछ विशेष वर्ग को फायदा पहुंचता है, और वो विशेष वर्ग के फायदा पहुंचने के कारण पूंजीपति आगे बढ़ते हैं और वो साम्राज्यवाद को बढ़ाते हैं। कोई सवाल पूछना क्या बेटा? टाइम कंप्लीट है। नो सर। थैंक यू।